तो मैंने अपनी डायरेक्शन में पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म भगत अमरनाथ जी पे की। उनकी शहादत से मैं बहुत पिताजी की जिंदगी भी किसी पिक्चर से कम नहीं है, किसी सीरियल से परिवार कम में नहीं। कोई भी जिंदा नहीं बचा था। 2 बच्चे बचे थे, एक मेरे चाचा जी 1.5 साल की आयु थी और तकरीबन 6 साल के। उन्होंने LLB करके अपने आप को साबित किया कि दलित वर्ग के लोगों को अगर सपोर्ट मिले तो बहुत बड़ी क्रांति लाई जा सकती जब है। बात हो रही थी तो एक बात ये थी कि आपको काफ़ी लंबे समय तक जाति का नहीं पता था कि दलित क्या है और दलित जाति की पीड़ा क्या है। मैं जम्मू में आके हमने साइंस कॉलेज में मैंने एडमिशन ली तो पहली बार पता लगा, उन्होंने कोई क्लास में नोटिस आया तो उन्होंने कहा जो जो शुरू कर सकते हो। मगर एक जज के साथ या एक राष्ट्रपति के साथ जब नफरत की जाती है तो समाज की सोच पर रहम। इससे पहले जो मेरे पिताजी ने भुगता, उसके ऊपर जो मैं नई पिक्चर बना रहा हूँ, हरिजन मंडल की स्थापना 1931 में की। जब फाइटिंग सीन आता है आप कई बार एक पंच यहाँ ये करवा देते हैं क्योंकि फीलिंग जो है वो क्या कहानी है वो। मैं इसको पुलिस वाले को जो बना था, मैंने उसको इशारा किया इसको मार। तो वो अपना सीनियर होने के नाते उसको मार नहीं रहा था। मैंने कहा बाहर निकल तू। जब मैंने उसको कहा ना बाहर निकल तू, उसको पता था बाहर निकलते मुझे मार पड़ जाएगी। उसने 2-3 उसको डंडे होते। हम उस करेक्टर को जी रहे होते हैं। उस वक्त मैं कुमार भारती नहीं होता, उस करेक्टर को ऐसा था जिसमें आप चले गए, समय लगा निकलने में। नहीं, मेरा अपना नहीं है, मेरा एक किरदार था। हाँ। उसको मैंने कहा यार एक हमारे देवस्थान पे जातर आती है, जातर कहते हैं उसको। तो जातर का सीन था किस नाटक में, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा इसकी प्रैक्टिस करना। अब वो कहीं काम करता था, रात को 10 बजे न्यूज़ पेपर चलता था खोज ए जम्मू। हाँ, तो वो डॉक्टर गंगानाथ चलाते थे मोहल्ला पहाड़ियाँ से। मैं उसको एडिट करता था, तो उसके लेख लिखना, उसको मतलब सारा करना, वो सारा मेरे हाथों में। आपको याद रखा और कितने लोग भूल गए? तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि जिन्हें आप उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं तो वो आप ही की पीठ में चाकू मार देते हैं, खंजर मार देते हैं, ऐसा भी कुछ हुआ है? आप सोचिए कि जब आप पर्दे के सामने बैठ कर के उस पिक्चर को देखते हैं, उस पिक्चर को बनाने में कितना समय लगता है और उस पिक्चर में जो लोग काम करते हैं वो लोग किस तरीके से उस रोल को निभाते हैं, किस तरीके से उस जिंदगी में चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई अदाकार कई महीने उस रोल से, उस करेक्टर से बाहर नहीं निकल पाते, इतनी गहराई में वो लोग उतर जाते हैं। जम्मू में नटराज नाट्य मंच एक ऐसा नाम, कुमार भारती उसे चला रहे हैं। कुमार भारती आज हमारे साथ हमारे शो में हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप हमारे शो में आपका। नमस्कार जी। भारती साहब, कब ये शुरुआत हुई और नटराज जब आपने बनाया उस वक्त दिल में क्या था कि नटराज किस लिए बनाना है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये पहला सवाल रहेगा आपसे। नटराज नाट्य कुंज कल्चरल सोसाइटी जम्मू की शुरुआत 1984 में हमने की। उस समय एक मन में था कि कुछ नया करना और कुछ ऐसा करना है जो एक छाप बन जाए, दिलों में छाप बन जाए। होता यह है कि हम नाटक ही क्यों, नाटक विजुअल आर्ट है और ये सीधा दर्शक के दिलो दिमाग में सीधा घर करता। इसीलिए इस मीडियम को हमने चुना। लेखक मैं पहले था, नाटक लिखता था मगर नाटक मंचन नहीं किए थे। मैंने पहले जयराज आहूजा जी से सीखा, उसके बाद हमने 1984 में नटराज नाट्य कुंज कल्चरल सोसाइटी जम्मू की स्थापना की। इसमें मेरे साथ 5-6 कलाकार जुड़े जो काफ़ी समय तक हमारे साथ चलते आ रहे, और उनमें से 2 कलाकार पिछले 30 सालों का सफ़र मेरे साथ इकट्ठे उन्होंने किया है। एक बंधु की पिछले साल मृत्यु हो गई
मगर एक अभी भी मेरे साथ चल रहे हैं, और वो 30-35 साल का सफ़र हमने इकट्ठे ही चलते आ रहे हैं। पहला जो मतलब सीरियल या कोई पिक्चर जो आपने की, क्या विचार थे जो आपने सोच करके वो किया? नाटकों का जो 42 साल का मेरा सफ़र रहा, उसमें मैंने बहुत से नाटक किए। उनमें मैं ये कह सकता हूँ कि 42 नाटक करीबन मैंने अपनी डायरेक्शन में की है। उसके बाद 2010 में जब मेरा बेटा इस फील्ड में आया, तो नाटक का क्षेत्र उसने संभाला। तो मैंने अपनी डायरेक्शन में पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म भगत अमरनाथ जी पे की। उनकी शहादत से मैं बहुत इम्प्रेस था, और उनके बारे में जो मैंने सुना था कि एक आदमी दलितों के लिए मरण व्रत पर बैठ जाता है, अपनी जान कुर्बान कर दी उस आदमी ने, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन जो है वो 1973 तक लागू नहीं की गई थी। तो 1970 में भगत अमरनाथ जी ने अपने आप को समाज को समर्पित कर दिया। पहले वो धरने पर बैठे, धरने को मरण व्रत में तब्दील कर दिया गया, और तब तक उन्होंने अपने आप को वो स्थान पर रखा जब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी। उनकी मृत्यु के 3 साल के बाद 1973 में पहला SRO आया, जिसमें हमें हमारे दलित वर्ग को रिजर्वेशन दी गई। उनके जीवन और उनके कार्यों की समीक्षा करते हुए एक समीक्षात्मक डॉक्यूमेंट्री मैंने और मेरी टीम ने, मैं हमें ये नहीं कह सकता कि मैंने बनाई, मैंने और हमारी टीम ने मिलकर बनाई, जिसका नामकरण हमने किया कर्म योद्धा शहीद अमरनाथ भगत। और ये डॉक्यूमेंट्री पहले इसके 22 शो मैंने बड़ी स्क्रीन पर चलाए हैं। उसके बाद इसको हमने YouTube पर डाला, जो अभी तक YouTube पर उपलब्ध है। कोई भी हमारे दलित वर्ग से इसको फिल्म को देख सकता है। YouTube पे जाके अगर वो क्लिक करेगा तो उसके सामने वो फिल्म आ जाएगी। और मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और ये मेरे पिताजी का सपना था कि इस शख्स पर, जिसने कुर्बान कर दिया पूरे समाज के लिए, उस पर एक फिल्म आनी चाहिए। तो मैंने अपने पिताजी का सपना भी पूरा किया, और उस शख्सियत का सपना भी पूरा किया जिसको लोग भुला चुके थे। और इसमें एक चीज़ है, ये सवाल मैं छोड़ना नहीं चाहता, ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात हो रही थी। आपके पिताजी की ज़िंदगी भी किसी पिक्चर से कम नहीं है, किसी सीरियल से कम नहीं है। जो आपने बताया कि उनके बचपन में जो उनके साथ हुआ, किस तरीके से वो एक दूसरे परिवार में पहुंच गए और क्या संघर्ष रहा, वो कहानी थोड़ी सी मैं जानना चाहता हूँ। हमारा जो पैतृक गांव है वो बॉर्डर पे बिल्कुल सत्तोवाली सुचेतगढ़ बॉर्डर के बिल्कुल सामने की ओर पड़ता था। वो गांव बॉर्डर लाइन जब बनी, आधा वो गांव उस तरफ चला गया पाकिस्तान में, आधा इस तरफ रहा। हमारा जो घर थे वो पाकिस्तान में चले गए। तो पिताजी वो उससे बहुत पहले ही वो अपने मामा जी उनके थे, उनको ले आए थे, क्योंकि उनके परिवार में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। 2 बच्चे बचे थे, एक मेरे चाचा जी 1.5 साल की आयु थी, और तकरीबन 6 साल के मेरे पिताजी। उनको उनके मामा जी ले आए थे RS-पुरा में, और वहाँ पर जब उनकी परवरिश की गई तो उस वक्त शायद वो 10 साल के रहे होंगे। तो 5वीं के मतलब 10-11 साल वो 5वीं पास करके जब वो पढ़ने में इंटेलिजेंट थे, मगर उनका जो पहले का दौर था वो गरीबी में और फटेहाली में निकला। दलितों की उस वक्त स्थिति आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। ना घर में खाने को रोटी थी, ना पहनने को कपड़ा, और घर का तो भूल ही जाइए। खेतों में कहीं कोई मकान या कोई एक तरह से झुग्गी बना ली जाती थी। तो उस तरह के वातावरण में एक बच्चे का पढ़ना, और वो भी दिए की रोशनी में, और वो रोशन अपने दिमाग को उन्होंने कैसे रोशन किया कि एक दिन आया कि उन्होंने LLB करके
अपने आप को साबित किया कि दलित वर्ग के लोगों को अगर सपोर्ट मिले तो बहुत बड़ी क्रांति लाई जा सकती है। और वो क्रांति लाई लाला मानेकचंद गुजराल जी ने, जिन्होंने आर्य समाज में उस बच्चे को रखा और फिर घर में ले जाके उस बच्चे की परवरिश की, और इस तरह से की जैसे उनका वो तीसरा पुत्र था। और उनको उस समय उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था कि जो बाकी स्वर्ण हिंदुओं ने कहा कि ये हरिजन बच्चा बाहर निकालो, नहीं तो आपको बिरादरी छोड़नी पड़ेगी। उस परिवार ने बिरादरी छोड़ना मंजूर कर लिया, मगर उस बच्चे को बाहर नहीं निकाला। और वही बच्चा एक दिन LLB करके अपने आप को एक एडवोकेट के रूप में स्थापित करता है। उस परिवार के लिए और हमारे पिताजी के लिए कितने बड़े वो फख्र की बात रही होगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जी, इसमें एक चीज़ और है, एक सवाल इसी से निकल कर के आता है कि आपसे जब बात हो रही थी तो एक बात ये थी कि आपको काफ़ी लंबे समय तक जाति का नहीं पता था कि दलित क्या है और दलित जाति की पीड़ा क्या रहती है, किस दौर से गुजरना पड़ता है, वो क्या था? असल में दिल्ली में जब पिताजी एज ए डिप्टी सेक्रेटरी नौकरी करते थे तो वो एक अमीराना ठाट बाट था। तो जिस परिवार में उनका मतलब उनको अडॉप्ट किया गया था, वो गुजराल परिवार का जो वातावरण था वही में हम सीमित थे। तो जब मैं जम्मू में आके हमने साइंस कॉलेज में मैंने एडमिशन ली, तो पहली बार पता लगा, उन्होंने कोई क्लास में नोटिस आया तो उन्होंने कहा जो जो शिवुल कास्ट से खड़े हो जाएं। तो उनकी जो दयनीय हालत थी उसको देखकर मैंने घर आकर पिताजी को कहा कि मैंने कहा आज हमारी क्लास में बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ है। तो क्या उन्होंने मुझे मजाक में कहा कि तुम्हें पता है तुम किस जाति से संबंध रखते हो? मैंने कहा जी नहीं। कहते हम भी शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी में आते हैं। वो अलग बात है कि मुझे परवरिश गुजराल परिवार में मिली, तुमने वही देखा है, मगर हकीकत में हम दलित परिवार से ही हैं और हम मेघ बिरादरी से संबंधित हैं। और शादी भी मैंने मेघ बिरादरी में ही की है, इसीलिए हमने कभी अपने परिवार में हमारी ये बात चली नहीं। और मुझे दुख भी हुआ और एक फख्र भी हुआ कि दुख इसलिए कि आज के वो समय तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ 1981 या 1983 का समय, तब भी नफरत की जाती थी। और जब मैं 2025 की बात करूं, आज भी नफरत की जाती है। जबकि हमारे लोगों में से बहुत से लोग पढ़ लिख कर काफ़ी ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं और कई लोग तो जज की कुर्सी तक जा पहुंचे हैं। मगर एक जज के साथ या एक राष्ट्रपति के साथ जब नफरत की जाती है तो समाज की सोच पर रहम आता है। और वो जो उस वक्त मुझे अनुभव हुआ, मैंने वो प्रैक्टिकली भी महसूस किया। एक जगह ऐसा हुआ कि एक कुएं के किनारे लोग बैठे थे, तो मैंने कहा यार ये बैठे क्यों हैं? अपने दोस्त को पूछा, कहने लगा भैया बोलना नहीं, ये महाशा कम्युनिटी के हैं। मैंने कहा पानी क्यों नहीं भर रहे? कहता ये पानी भर नहीं सकते। ये पहला इंसिडेंट था जो मैंने देखा, जो आपने खुद मैंने ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस है ये सांबे की बात है। और किनारे पे बैठे हुए लोग, मैंने कहा ये क्यों नहीं भर सकते? कहने लगा एक गांव से कोई आएगा, वो अपना पानी भरेगा और जो वो अपने घड़े को धो के वो पानी उड़ेलेगा ज़मीन पे, उस पानी को ये अपने बर्तनों में भर सकते हैं, मगर कुएं का पानी नहीं निकाल सकते। मैंने कहा यार लानत है कि हमारा समाज इतना गिर चुका है। वो जो दयनीय स्थितियां मैंने देखी, मेरा झुकाव इस ओर गया। फिर मैंने दलित साहित्य पढ़ा। वो दलित साहित्य में से जो कुछ मैंने सीखा, डॉक्टर अंबेडकर जी की जीवनी से, नीलम फूले जी की ज़िंदगी से, सावित्रीबाई फूले जी की ज़िंदगी से, तो मैंने देखा कि यार हमारे समाज में ये ऊंच नीच और इक्वालिटी का जो ये तामझाम है, ये हमें किस ओर ले जा रहा है।
वही स्थिति को मैंने महसूस करके फिर काम करना शुरू किया, और ये जो पिक्चर पहली बनाई ये शुरुआत थी। भगत अमरनाथ जो, हाँ, भगत अमरनाथ की जीवन पे। उसके बाद मैंने फिर 47 से पहले जो मेरे पिताजी ने भुगता, उसके ऊपर जो मैं नई पिक्चर बना रहा हूँ, हरिजन मंडल की स्थापना 1931 में की गई थी। उस हरिजन मंडल की बैकग्राउंड को लेकर मैंने वो फिल्म बना रहा हूँ, एक नई सवेर। डोगरी में है एक नवी सवेर। तो वो फिल्म जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो उसकी लास्ट शूटिंग मैंने 16 तारीख को कंप्लीट की थी, 16 मार्च को। तो उम्मीद है कि 2-3 महीने जो आगे हैं उनमें एडिटिंग वगैरह उसकी हो चुकी है, तो डबिंग वगैरह करके हम कोशिश करेंगे उसको रिलीज़ करने की। जी। अब लौटते हैं आपकी उस ज़िंदगी में जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, जो नाट्य मंच से जुड़ी हुई है। जी जी। कोई ऐसा सीरियल जो आपके दिल को भा गया, उसमें कोई ऐसा करैक्टर जो आज भी जिंदा है? वैसे तो सारे आपके बनाए हुए जो नाटक होंगे वो आपके फेवरेट होंगे, कोई ऐसा बताइए। जी जी। एक पंजाबी नाटक था, एक ज्वालामुखी होर। उसमें जो गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के ऊपर वो आधारित था, सरदार कृपाल सिंह कसाली जी का लिखा हुआ। उस पंजाबी नाटक को करने में मुझे बहुत आनंद आया, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ा नाटक था। और उसके शायद 2 शो उन्होंने पहले भी किए थे। जब मैंने अपने ग्रुप की तरफ से उस नाटक को तैयार किया है, तो उसका जो प्लॉट था वो बहुत ही दर्दनाक और भयानक, भयावह कह सकते हैं हम, कि ऐसी स्थिति में भी हमारा समाज जीता है। और हम इतने लालची हो चुके हैं कि एक गरीब आदमी को उसकी स्थिति से ऊपर ही नहीं आने देते। वो जो एक भावना है किसी को दबा कर रखने की, वो उस नाटक में बहुत हाईलाइट हुई थी। और वो जो ज्वालामुखी है, वो असल में उस वर्ग का अंदर का दर्द था। जब वो ज्वालामुखी फटता है तो फिर कैसा अनुभव होता है। उसके जो युवा किरदार था, वो करेक्टर जब वो बोलता है तो रुला के रख जाता है। फिर बाबा का करेक्टर और वो जो पीड़ा, वो मुझे इम्प्रेस कर गई थी। उसमें मैंने पहली बार जब किसी दूसरे आदमी, रतन कलसी जी ने डायरेक्ट किया था पहले उसको, को 5-6 साल पहले, तो उन दिनों मैंने उसमें लाले का रोल किया था। जब हमने अपने ग्रुप की तरफ से किया तो तब मैंने मंत्री का रोल किया था, और मुझे उसको करने में बहुत आनंद आया। और इसमें पुलिस प्रशासन, हमारा राजतंत्र, इसकी जो बिखराव की स्थितियाँ हैं, वो सब उसमें बताई गई थी। और उस नाटक को करने का हमें आनंद भी बहुत आया। और जो करेक्टर थे, वो करेक्टर जो मेरे कलाकार थे, उन्होंने वो करेक्टर बहुत बखूबी निभाए। वो एक यादगारी नाटक रहा है। आपने बताया कि जब फाइटिंग सीन आता है, आप कई बार एक पंच यहाँ ये करवा देते हैं, क्योंकि फीलिंग जो है वो क्या कहानी है वो। असल में क्या है, जब कोई एक्टर एक्टिंग करता है ना, तो वो एक्टिंग आर्टिफिशियल होती है। तो उसमें रियलिस्टिक टच लाने के लिए, जैसे कोई फाइट मारने का सीन होगा, और मैंने उसमें भी किया था। तो मेरा जो करेक्टर था, मैं उसको पुलिस वाले को जब बना था, मैंने उसको इशारा किया इसको मार। तो वो अपना सीनियर होने के नाते उसको मार नहीं रहा था। मैंने कहा बाहर निकल तू। जब मैंने उसको कहा ना बाहर निकल तू, उसको पता था बाहर निकलते मुझे मार पड़ जाएगी। उसने 2-3 उसको डंडे सही टिका दिए। उसका रिजल्ट ये निकला कि जो मार पड़ी उस बच्ची, उसकी जो अपनी बेटी थी हॉल में बैठी हुई, उसने रोना शुरू कर दिया। वो कहने लगी वो मेरे पापा ही मारे उड़े, मेरे पापा ही मारे उड़े। ये थी हमारी विक्ट्री, कि एक बच्चा भी अनुभव कर गया कि मार कैसे पड़ रही है। वो जो रियलिज्म डालने के लिए मैं कई बार कुछ चीज़ें ऑन स्पॉट भी करवा देता हूँ, ताकि वो एक्टिंग आर्टिफिशियल ना लगे।
वो बिल्कुल रियलिटी के नज़दीक लगे, क्योंकि हम जो अभिनय कर रहे होते हैं हम उस करेक्टर को जी रहे होते हैं। उस वक्त मैं कुमार भारती नहीं होता, उस करेक्टर को जीता हूँ, तो मुझ में वो दिखाई देना चाहिए। अगर दिखाई नहीं देगा तो फिर वो एक्टिंग नहीं हुई। भारती साहब जब घर में आते हैं तो वो करेक्टर में रहते हैं, कई बार कोई करेक्टर ऐसा होता है जब उसमें घुस गए तो कई कई दिन निकलता नहीं है कोई व्यक्ति। हाँ, ये होता है। ये फिर घर में कैसे एडजस्ट होती हैं चीज़ें? नहीं, मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं अपने आप को रोज न्यूट्रलाइज करता हूँ। किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए सबसे पहले न्यूट्रल गियर करना पड़ता है, तब आप उसको फर्स्ट सेकंड में ले जा सकते हैं। अगर आप खुद ही न्यूट्रल नहीं है, उसी में चल रहे हैं, तो फिर वो गाड़ी डगमगाएगी। तो जब हम नाटक की रिहर्सल करके शाम को घर में आते हैं तो उस वक्त वो चीज़ नहीं आती बीच में, तो हम न्यूट्रल कर लेते हैं अपने आप को। पर कई बार कोई कलाकार को निकलने में समय लगता है। कोई करेक्टर ऐसा था जिसमें आप चले गए, समय लगा निकलने में? नहीं, मेरा अपना नहीं है, मेरा एक किरदार था। हाँ। उसको मैंने कहा यार, एक हमारे वो देवस्थान पे जातर आती है, जातर कहते हैं उसको। तो जातर का सीन था किस नाटक में, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा इसकी प्रैक्टिस करना। अब वो कहीं काम करता था, रात को 10 बजे आता था। तो उसने 10 बजे रात को आना और वो मुंडी हिलाते आना, तो उसने इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस की कि जब उसने स्टेज पे किया ना तो मैं भी डर गया। मैंने कहा शायद इसको सचमुच में वो जातर की स्थिति आ गई। तो मैं उसको बोल रहा हूँ सोनी, तो वो नहीं सुन रहा। तो मैंने दूसरी बार जब उसको झटका दिया तो मुझे उसने इशारा किया कि चुप रहो, एक्टिंग कर रहा हूँ। और दर्शक भी हैरान हो गए कि वो अभिनय करना बहुत ही मुश्किल है कि 5 मिनट रेगुलर उस स्थिति में आप नहीं हो, उस स्थिति में, पर वो चीज़ स्टेज पे दिखानी, उसमें सिर घुमाना जो है उस ढोल की स्पीड पे बड़ा मुश्किल होता है। पर वो कर रहा था। पर उस स्थिति में लाना और उस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्टिंग कि उसमें से बाहर निकलना, ये क्विक होना चाहिए, नहीं तो एक्टर उसी में फंस जाएगा। ये चीज़ें होती हैं। बाकी रियलिस्टिक बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। एक ये भी बात है कि आप मीडिया लाइन से भी जुड़े रहे, और वो भी कुछ खट्टी मीठी बातें ऐसी हैं जो आप लिखते रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी सच्चाई रही है जिसकी वजह से कुछ परेशानियां और कुछ लोगों को भी परेशानियां हुई। हाँ, वो अनुभव भी मेरे लिए जीवन में रहा है, क्योंकि मैं संपादन के क्षेत्र में था। तो एक न्यूज़पेपर चलता था, खोज ए जम्मू। हाँ, तो वो डॉक्टर गंगानाथ चलाते थे मोहल्ला पहाड़ियाँ से। मैं उसको एडिट करता था, तो उसके लेख लिखना, उसको मतलब सारा करना, वो सारा मेरे हाथों से ही होता था। तो उसके साथ ही एक जुगल किशोर शर्मा थे हमारे, तो उनका पेपर था जैक टाइम्स। हम सभी दोपहर को इकट्ठे मिलते थे। तो उन दिनों 2-3 पत्रकार वो और भी आगे जुड़ जाते थे। तो एक सफ़र हमारा संपादन के लिए चल रहा था। तो मुझे उसमें खूबसूरती ये आई, एक वक्त आया कि मुझे कश्मीर टाइम्स जम्मू से उन्होंने हिंदी पेपर निकाला था। तो मुझे ऑफ़र दी गई कि आप हमारे दैनिक मतलब जो उनका दैनिक कश्मीर टाइम्स में आप काम करें। तो मैं उस वक्त गया, तो किया मैंने वहाँ काम। मुझे ये था कि वो ट्रांसलेटर रखेंगे, पर जब मेरा आई कार्ड बन के आया तो मैं हैरान हुआ कि वो आई कार्ड नहीं था, वो प्रेस कार्ड था। और उसमें जो डेजिग्नेशन लिखा था, सब एडिटर हिंदी। मेरे को अपने आप में बड़ा अजीब लगा कि क्या मैं ऐसे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर में सब एडिटर बनने के काबिल हूँ। और उस काबिलियत को हमने पूरा उसमें अपने आप को ढाला, और 6.5 साल मैंने कश्मीर टाइम्स में काम किया। वो अनुभव जो है उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जो पत्रकारिता की बारीकियाँ, लेख लिखने और उनको लेख को कितना होना चाहिए, और उसकी
जो लेखन की एक अपनी ही भाषा होती है, अपनी ही उनकी एक सोच होती है, उस जर्नलिज्म को यूज करते हुए उन टिप्स को जब हम किसी पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं तो एक काम अपने आप में बोलता है, उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और मेरे लेखों को उन दिनों भी जो गांव के रहने वाले लोग थे, खासकर दूर दराज जैसे बिलावर क्षेत्र के रहने वाले लोग, और कोई उधमपुर साइड, कोई नवा शहर, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी लाया आगे उनके काम को, जो उनका काम सिर्फ वहीं के लोग जानते थे, जो उसको उनको कभी अखबारों में उनका काम आना तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। उनकी न्यूज़ लगाई, उनके कार्य को आगे बढ़ाया, उनको रास्ता दिया। ये सबसे बड़ा कमाल था कि किसी को एक रास्ता देना, लोग रास्ता ही नहीं देते, अपने पैर जमा के बैठ जाते हैं, दूसरे आदमी को आगे नहीं आने देते। मगर मैंने उन लोगों के लिए रास्ता खोला और उनके काम को आगे बढ़ाया, चाहे वो नाटक का क्षेत्र होगा, चाहे उनका कविता का क्षेत्र होगा, चाहे उनका लेख लिखने का। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के लेख ला के छापे जो कभी बंदा सोच भी नहीं सकता कि वो कभी पर किसी अखबार में उनका लेख छपेगा। जी, आपने हर एक व्यक्ति को जो आपसे जुड़ा उसे प्लेटफॉर्म दिया, उन लोगों को आगे लेकर गए। वो जहाँ एक्टिंग का ये क्षेत्र है या फिर पत्रकारिता का रहा जिसमें आपने किया। जी जी। कितने लोगों ने आपको याद रखा और कितने लोग भूल गए? तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि 1200 के करीब मैंने कलाकारों को बाहर निकाला। तो 42 साल के सफ़र में 1200 तो शायद नहीं याद रखा होगा, कई लोगों ने याद रखा, मगर मुझे अब एक ऐसा इंटरव्यू दूरदर्शन के लिए दिया गया, उसने लड़की थी, उसको मैंने सिखाया था, तो उसको कोई लेता नहीं था एज ए आर्टिस्ट, तो मैंने नीलम मालवीय नाम था उसका, प्रमोट किया था उसको मैंने जी किसी के आगे, तो उनको रेडियो में काम मिलना शुरू हुआ। तो मैंने उनको कहा, मैंने कलसी से आपने अभी उसके साथ कभी काम किया? कहने लगे नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने कहा उसको लेके देखो, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। तो उसको रेडियो में काम मिलना शुरू हुआ, उसने याद रखा था और उसने इंटरव्यू में कहा कि भारती जी ने मुझे प्रमोट किया और मुझे काम भी दिलाया और पर्सनल लेवल पे भी मैंने उसकी मदद की। उसके अलावा एक हैं हमारे राणा, इधर भद्रवा के हैं, तो उनको भी पिछले दिनों अपने पॉडकास्ट में मेरा नाम लिया कि भी है। तो जर्नलिज्म के क्षेत्र में भी एक हैं शमी धमीर, मगर प्रोमिनेंट हैं, हमारे चैनल में भी काम कर रहे हैं, तो वो भी याद करते हैं। तो ओपनली कहते हैं कि मुझे भारती साहब ने सिखाया, जबकि मैंने उनको जो सिखाया वो एक्टिंग थी, जो वो करते हैं वो मैंने नहीं सिखाया था। वो उनका मैं कहना चाहूँगा कि भी उन्होंने जो सीखा वो खुद से सीखा है, मैंने तो केवल इशारा ही दिया था। वो मेकअप के क्षेत्र में आए और मेकअप करके उन्होंने अपनी जीविका भी चलाई और आज चैनल में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ जुड़ता हुआ ये सवाल इसके साथ मैं एंड करूँगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं, तो वो आप ही की पीठ में चाकू मार देते हैं, खंजर मार देते हैं, ऐसा भी कुछ हुआ है? उंगली पकड़ के चलाने तक तो जहाँ तक सवाल है, हमने पूरी कोशिश की कि कोई भी अगर हमारे पास सीखने के लिए आया वो हमें गालियाँ निकाल के ना जाए, चाहे वो हमें याद रखे या ना रखे, पर कम से कम जीवन में अगर वो कामयाब होता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये रहेगा। बाकी खंजर मारने वाले भी मिल जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम सेल्फ मेड हैं, हमने कहीं से नहीं सीखा, पछताते भी हैं बाद में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार भारती जी, आपने हमें समय दिया। तो आज हमारे साथ कुमार भारती थे, फिल्म इंडस्ट्री, नाटक मंच
उनमें जो किरदार और अदाकारी, उसके बाद न्यूज़पेपर में काम करना और जर्नलिज्म को समझना, जिस भी क्षेत्र में वो गए उन्होंने लोगों को तैयार किया, लोगों को सिखाया। जबकि होता ये है कि जब कोई खुद सीख जाए, वो नहीं चाहता कि कोई ऐसा आए जो सीखे और वो उसकी जगह पर कभी बैठे। इन्होंने कई लोगों को तैयार किया, कई लोग अच्छे मुकाम पर हैं, वो इनको याद रखते हैं नहीं रखते, वो सवाल मैंने पूछा, उन्होंने बड़ी सफाई से जो कहा वो आप समझ रहे होंगे। जो लोग सीख करके गए हैं वो जब इस इंटरव्यू को देखेंगे उन्हें शायद याद आएगा, और जो एहसान फरामोश थे वो भी इस इंटरव्यू को जब देखेंगे उन्हें भी कुछ ना कुछ महसूस होगा। तो आज के इस प्रोग्राम में कुमार भारती हमारे साथ थे, और इस प्रोग्राम में इनसे जो चर्चा हुई है वो आप सब लोगों तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। आप लोगों को ये इंटरव्यू कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और कोशिश करिए कि इस इंटरव्यू को उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग इस लाइन में हैं, जो लोग इस लाइन में आना चाहते हैं, जो लोग इस लाइन में पहले से हैं। धन्यवाद सर।